कार के अंतर्गत आज मैं व्याकरण कक्षा 10वीं का पाठ ले रहा हूं। आज व्याकरण विभाग में प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में आज हम जानकारी ले लेंगे। तो इससे पहले प्रेरणार्थक क्रिया के पहले क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के जो अन्य प्रकार है जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो इसमें से आज हम प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में जानकारी ले लेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्रिया की बात करेंगे, यानी क्रिया का अर्थ। क्रिया का अर्थ है, एक पहला अर्थ है किसी कार्य का करना और दूसरा अर्थ है होना। किसी कार्य का या काम का होना, इसमें एक वाक्य देखते हैं हम, सुरेश पढ़ता है। उसमें सुरेश कार्य करता है पढ़ने का, सुरेश काम करता है पढ़ना। सुरेश कौन सा काम करता है? पढ़ना। ये काम करता है, ये कार्य करता है। दूसरा है सुरेश कमरे में है, यानी सुरेश का कमरे में होना या सुरेश कमरे में उपस्थित है, ये हमें पता चलता है। ये है से और यहां पढ़ता है ऐसे। मतलब क्या है? क्रिया का किसी कार्य का करना या होना यहां सूचित होता है, यानी क्रिया का कार्य या होना यहां काम करता है पढ़ने का, और दूसरा होता है सुरेश कमरे में है, यानी होना यह भी एक क्रिया है और कार्य करना यह भी एक क्रिया है। तो आगे देखते हैं हम यहां दीपक घर, अकबर राजा, पिताजी मिठाई। इससे हमें कुछ पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता, अर्थबोध नहीं होता और हमें संग्रह हो जाता है कि दीपक घर क्या है? दीपक घर या अकबर राजा या पिताजी मिठाई, इससे अर्थबोध नहीं होता, इससे हमें अर्थ समझ में नहीं आता या संग्रह में पड़ जाते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि देखो, दीपक घर जाता है, दीपक घर जाता है। अकबर राजा था, पिताजी मिठाई लाए। तो जाता है, था, लाए, इस वाक्य में क्रियाएं हैं। इस वाक्य में ये क्रियाएं हैं, यानी इन शब्दों से वाक्य बने। जाता है से वाक्य बना, था से वाक्य बना, लाए से वाक्य बना, अर्थबोध भी हमें हो गया। दीपक घर जाता है, अर्थबोध भी हो गया। अकबर एक राजा था, मतलब काल का भी बोध हो गया, हमें भूतकाल में लेकर गया, मतलब काल का भी बोध होता है। यानी क्रिया हम उसे कहेंगे जो शब्द किसी कार्य या काम होने का बोध कराते हैं। यह शब्द वाक्य में पूर्णत्व का बोध कर रहा है, यानी वाक्य पूर्ण करने का बोध कराता है। इससे वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे हमने पहले देखा था दीपक घर, लेकिन घर जाता है से वाक्य पूर्ण हो गया, अर्थबोध हो गया और यह भी हो गया कि समय का भी हमें पता चला। यानी क्रिया हम किसे कहेंगे? अभी क्रिया इसे कहेंगे जो कार्य या काम होने का बोध कराते हैं, साथ ही हमें वाक्य का पूरा होने का बोध होता है, इसके साथ साथ हमें समय का भी बोध होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखते हैं हम। आज हम आगे देखने वाले हैं मुख्य जो घटक है वो प्रेरणार्थक क्रिया। मुख्य घटक कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया।
तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इसे देखने के लिए हम पहले ये वाक्य पढ़ते हैं। देखते हैं, देखो, माली फूल तोड़ता है, माली फूल तोड़ता है। दूसरा वाक्य है माली मालिन से फूल तुड़ाता है। तीसरा वाक्य है माली मालिन से कह कर मजदूर से फूल तुड़वाता है। पहला वाक्य हम देखेंगे, माली फूल तोड़ता है। इसमें माली जो शब्द है वो करता है, क्या है, करता है। यानी फूल कौन तोड़ता है, माली तोड़ता है। यानी यहां करता कौन है, माली है। क्रिया कौन सी है, तोड़ता है। तो मूल क्रिया तोड़ना है। मूल क्रिया क्या है, तोड़ना। क्या है, तोड़ना। दूसरा हम वाक्य देखते हैं, माली मालिन से फूल तुड़ाता है, मालिन से फूल तुड़ाता है। इसमें कर्ता कौन सा है, माली है। इसमें कर्ता कौन सा है, माली है। लेकिन माली क्या करता है, मालिन से प्रेरणा देता है और फूल तुड़ाता है। यानी इसमें भी तोड़ना क्रिया है। इसमें भी क्या है, तोड़ना क्रिया है। इसमें भी तोड़ना क्रिया है। और कर्ता कौन है, माली है। तीसरा वाक्य हम देखते हैं, माली मालिन से कहकर मजदूर से फूल तुड़वाता है। तुड़वाता है, यह भी तोड़ना क्रिया का रूप है। यह भी तोड़ना क्रिया का रूप है। देखते हैं, यहां भी माली मालिन से कहकर मजदूर से फूल तुड़वाता है। यानी यहां भी कर्ता माली है, यहां भी कर्ता माली है, लेकिन मालिन से कहकर मजदूर से तुड़वाता है। यानी तोड़ने का काम यहां कर्ता स्वयं नहीं करता, यहां भी कर्ता स्वयं नहीं करता, लेकिन करता है। लेकिन करता है, वो क्या करता है, प्रेरणा देता है। माली से यहां प्रेरणा दिया। यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, अपनी प्रेरणा से कराता है या करवाता है। कराता है या करवाता है। तो क्रिया के ये रूप जो बनते हैं, मुख्य क्रिया तोड़ना 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 है। लेकिन क्रिया के ये जो रूप बनते हैं उसे प्रेरणा देने से बने हुए रूप प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। देखो यहां हमने उसकी परिभाषा देखेंगे। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि अपनी प्रेरणा से किसी से कराता या करवाता है। तो क्रिया के ऐसे ये प्रथम और द्वितीय रूपों को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी ये रूप प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और ये रूप तुड़वाता द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि अपनी प्रेरणा से किसी से कराता है या करवाता है। तो क्रिया के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। परीक्षा में तुम्हें मूल क्रिया दी जाएगी, जैसे अलग अलग क्रियाएं दी जाएगी, तुम्हें क्या करना है, उसके रूप बनाना है। प्रथम रूप बनाना है, द्वितीय रूप बनाना है, और ऐसे तुमने रूप लिखे तो तुम्हें अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप बनाने के कुछ नियम है और उन नियमों के साथ हमें उसमें बदल करना है, यह हमें देखना है। तो हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बनता है, उनके क्या नियम है, वो नियम हम आगे देखते हैं। देखो, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के कुछ नियम। पहला नियम यह है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर अकारांत है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर अकारांत है तो वह अकारांत में बदल हो जाता है। इसमें मैंने बताया है, देखो यहां क्रिया का प्रथम अक्षर आ का अ होता है। यहां देखें का
का क्या हो गया? क हो गया। का क्या हो गया? क हो गया। जैसे काटना, कटाना, कटवाना। हमने देखा है नियम क्या है, अकारांत है तो अकारांत में बदल होता है। का क हो गया, काटना, कटाना, कटवाना। जागना, जगाना, जगवाना। लादना, लदाना, लदवाना। भागना, भगाना, भगवाना। यानी क्रिया का प्रथम अक्षर आ है तो वो अ में बदल होता है, और ये ऐसे उसके, ये प्रथम है और ये द्वितीय रूप है। ये प्रथम रूप, ये द्वितीय रूप। समझ में आ गया? आगे चलते, दूसरा नियम है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर इकारांत है तो यह इकारांत में बदल होता है, यानी ई का ई में बदल होता है। यानी ये जो है ये दीर्घ ई है और ये ह्रस्व ई में बदल होता है, ह्रस्व ई में बदल होता है। आपने इसमें मतलब थोड़ी सी गलती कर दी तो आपका अंक कम हो सकता है, इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूं। ये जो है पीना और ये पिलाना, पिलवाना। देखिए यहां ये दीर्घ ई है, पी, और ये पी, पीना, पिलाना, पिलवाना। पिसना, पिसाना, पिसवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। मतलब इसमें जो बदल होता है वो बदल करना जरूरी है। तुमने पिलाना, पिलवाना ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाता है और तुम्हारा ये अंक यहां चला जाता है, आधा अंक तुम्हारा चला जाएगा। इसलिए मैंने ये बताया कि यदि क्रिया का प्रथम अक्षर इकारांत है तो इकारांत में बदल होता है, ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं तीसरा। देखो यदि क्रिया का प्रथम अक्षर उकारांत है, यहां उकारांत है तो वह उकारांत में बदल होता है। यहां भी दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ हो जाता है। दीर्घ ऊ का देखो यहां ये उदाहरण है, लुटना, लुटाना, लुटवाना। लुटना, लुटाना, लुटवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। सुकना, सुकाना, सुकवाना। मतलब क्या है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर उकारांत है तो उकारांत हो जाता है। ये देखो इसमें इसका ये बदल हो जाता है, ये तुम्हें मालूम यहां करना है। इसमें गलती हो गई तो तुम्हारे आधे अंक चले जाएंगे, इसलिए ये नियम बनाया गया है कि दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है उकारांत में। अब चौथा नियम हम देखेंगे, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर की मात्रा, प्रथम अक्षर की मात्रा, ये प्रथम अक्षर की मात्रा ऐसी दी जाती है तो ये दोनों में से एक है तो ये किस में बदल होता है? देखो यदि क्रिया का प्रथम अक्षर की मात्रा ए या ऐ है, ए या ऐ है तो वह ई में बदल होता है, तो वह ई में बदल होता है। मतलब ये ई में बदल होता है, ऐसा समझ में आ गया? ई में, ये ई है, इस ई देखो यहां हम देखते हैं, देखो ये थोड़ा गलत है, नीचे क्या आ गया पहले का। अब देखते हैं यहां ये मात्रा, देख एक मात्रा है, मतलब ए मात्रा है, ये मात्रा जो है ये मात्रा इसमें बदल होता है। समझ में आ गया? देखना, देखना, दिखाना, दिखवाना। ये देखो इसमें बदल हो गया। देना, दिलाना, दिलवाना, ये भी मात्राएं इसमें बदल होता है। अब ऐ मात्रा है वो भी ई में बदलता है, ई में बदलता है। देखो ये ऐ मात्रा है यहां तो ये ई में बदल हो गया, ई में बदल हो गया। ये है बैठना, बिटाना, बिटवाना। यानी चौथा नियम यही है,
यदि क्रिया की ये और ऐ मात्रा है तो ये ई में बदल जाता है। यह हमने उदाहरण देखे। आगे हम पांचवा नियम देखेंगे। देखिए पांचवा नियम यह है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर का ओ स्वर, क्रिया का प्रथम अक्षर का ओ स्वर जो है ऊ में बदलता है। ये किस में बदलता है? ऊ में बदलता है, स्वर में बदल होता है। जैसे ओ का ऊ हो जाता है। यहां देखो, तोड़ना तो, तोड़ना तो, ओ का तू, क्या बदल हो गया? तू हो गया। तोड़ना का तू हो गया, यहां ये तू बदल हो गया। खोलना खो, खो का खू, खू में बदल हो गया। मतलब खोलना, खुलाना, खुलवाना। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। छोड़ना छो, छू, छू में बदल हो गया। छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। सोना, सो, सोना, सुलाना, सुलवाना। मतलब यहां ये बदल होते हैं। तो ऐसे बदल करके ये प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप ऐसे बनते हैं। हमने यहां प्रेरणार्थक रूप बहुत से ऐसे प्रेरणार्थक रूप देखे हैं। तो इसे छोड़कर कोई भी हो गए तो उसमें कोई बदल नहीं होने वाला है। प्रेरणार्थक रूप इस नियम के आधार पर तुम बना सकते हो और अंक पा सकते हो। यहां ये प्रेरणार्थक क्रिया का भाग खत्म होता है। हम आगे सहायक क्रिया देखने वाले हैं। इस सहायक क्रिया के लिए हमें संयुक्त क्रिया के बारे में थोड़ा मतलब जानकारी लेनी है। संयुक्त क्रिया के बारे में जानकारी लेनी है। देखो सहायक क्रिया किसे कहते हैं, इसके पहले हम संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ये देखेंगे। इसके लिए हम ये उदाहरण मैंने यहां लिखे हैं। देखिए, सुख दुख तो सदा ही लगा ही रहता है। इसमें देखे क्रियाएं हम देखेंगे। इसमें देखो, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। यहां तीन क्या है? क्रियाएं हैं। यहां भी देखते हैं, जल राशि को देखकर डर लगने लगा। यहां भी तीन क्रियाएं हैं। बालक हंसता हुआ देखा, हंसता हुआ और देखा। रात भर पानी बरसता रहा, बरसता रहा। तो संयुक्त क्रियाएं किसे कहेंगे हम? वाक्य में वैसे देखा जाए एक क्रिया से भी क्या होता है, वाक्य पूरा होता है। लड़का हंसा, लड़का हंसा। तो लड़का हंसा, हंसा ये क्या है? हंसना ये क्रिया है। इसमें लड़का करता है तो ये वाक्य पूरा है। लेकिन कभी कभी वाक्यों में एक से ज्यादा क्रियाएं होती है। इसमें देखो, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। लगा, लगना, रहता, रहना, है, होना। जल राशि को देखकर डर लगने लगा। डरना, लगना, लगा से भी लगा, लगना। यानी यहां भी तीन क्रियाएं हैं, यहां भी तीन क्रियाएं हैं। बालक को हंसता हुआ देखा, हंसना ये भी क्रिया है। हुआ, होना ये भी क्रिया है। और देखना ये भी क्रिया है। मतलब एक से ज्यादा क्रियाएं हैं। पानी रात भर बरसता रहा, यहां बरसता और रहा दो क्रियाएं हैं। मतलब एक से अधिक क्रियाएं हैं। उपर्युक्त वाक्य में हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल से बना है। ये वाक्य जो बने हैं दो या दो से अधिक मेल से बने हैं, यानी आने से बने हैं। यहां प्रयोग होने से वाक्य बना है। दो या दो से अधिक मेल से बने हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रियाओं को संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। मतलब एक के साथ ज्यादा क्रियाएं जब आती है तो ये संयुक्त क्रियाएं, उन्हें हम इनको संयुक्त क्रियाएं कहेंगे। लेकिन हम क्या देखने वाले हैं? सहायक क्रिया देखने वाले हैं। तो सहायक किसी की क्रिया कैसे कहेंगे ये हम आगे देखेंगे। क्रिया के बारे में देखने वाले हैं। पहला मैं वाक्य पढ़ता हूं। देखिए, वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ सकती है। मुन्ना पाठशाला जाने लगा। कल मैं नहीं आ सका। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा।
एक देखते हैं कि यहां भी संयुक्त क्रियाएं हैं, यानी आना यह क्रिया है, सकती है ये भी क्रियाएं हैं, यानी यहां भी दो क्रियाएं हैं। इसमें देखे पाठशाला, मुन्ना पाठशाला जाने लगा, यहां भी दो क्रियाएं हैं। आ सकता है तीसरे वाक्य में, मैं कल नहीं आ सकता, यहां भी दो क्रियाएं हैं। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, यहां भी दो क्रियाएं हैं। लेकिन ये दोनों जो क्रिया है, उन दो क्रियाओं में एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया उसे सहायता करती है। यहां देखे वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ, वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ, अर्थबोध होता है? नहीं होता है। वर्षा के कारण नदी में बाढ़ सकती है, इसे भी अर्थबोध ठीक तरह से नहीं होता, या अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अब देखते हैं, वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ सकती है, इसमें ये जो क्रिया है, आना क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। देखें, वर्षा के कारण नदी में बाढ़ सकती है, अर्थपूर्ण नहीं होता है। लेकिन आ सकती है तो विशेष भाव, संभावना, विशेष भाव को पता चलता है। आ सकती है, संभावना है, तो संभावना इस शब्द को, संभावना इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आ का प्रयोग किया गया है, मतलब आना क्रिया का प्रयोग यहां हुआ है। दूसरी बात देखो, मुन्ना पाठशाला जाने लगा, मुन्ना पाठशाला जाने से कोई अर्थबोध नहीं होता। मुन्ना पाठशाला लगा, मुन्ना पाठशाला लगा, इससे भी कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन जाने लगा, इस मुन्ना पाठशाला जाने लगा से एक भाव प्रारंभ होता है, एक अर्थ होता है कि इसमें ये जो भाव है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जाना ये मुख्य क्रिया है। यहां ये मुख्य क्रिया है जाना, और उसे सहायता करने के लिए लगा का प्रयोग किया गया है। यहां सकती है का प्रयोग किया गया है, मतलब आना क्रिया को सकती है ये सहायता करती है, इसे सहायता करती है, मुख्य क्रिया को ये सहायता करती है। जाने लगा, इसमें लगा जाने को क्या करती है? सहायता करती है। कल मैं नहीं आ सकता, इसमें यहां भी आना क्रिया मुख्य क्रिया है और उसे सहायता करने के लिए सकता ये आया है। यहां असमर्थता व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, आ का प्रयोग किया गया है। मैं नहीं आ सकता, कल मैं नहीं आ सकता। देखो, इससे भी निकालेंगे तो कल मैं नहीं आ से कोई मतलब नहीं, कल मैं नहीं सकता ये भी नहीं है, लेकिन आ नहीं सकता से असमर्थता का भाव यहां प्रकट होता है, इससे पता चलता है। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब उठना जो है वो मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया को पढ़ना जो है उस पढ़ना से आवश्यकता का भाव प्रकट होता है। जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, ये भाव यहां आवश्यकता का भाव यहां पता चलता है। यानी अब संयुक्त क्रिया में साथ आने वाली क्रिया को हमने क्या कहा है? सहायक क्रिया कहा है। लेकिन अभी जो हमने जो बात कही, अभी जो हम बात करने वाले हैं कि उन क्रिया के साथ देखो, सहायक क्रिया में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ हमने देखा कि विशेष भाव या विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए सहायता देती है। इसलिए अलग अलग भाव या स्थिति प्रकट करने के लिए सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहां हम वाक्य देखेंगे, लड़का गाए जाता है।
इसमें देखिए लड़का गाय, गाय से क्या लड़का गाय, लेकिन गाय जाता है तो निरंतरता का भाव यहां प्रकट होता है। लड़का गाये जाता है, निरंतरता का भाव प्रकट होता है। बच्चों को खेलने दो, ये जो है देना, तो बच्चों को खेलने से नहीं पता चलता, सहायता करने के लिए देना क्रिया को यहां लाया गया है। विशेष भाव प्रकट करती है अनुमति का, अनुमति का भाव यहां प्रकट होता है। अब मुझे घर जाना होगा, ये आवश्यकता है यहां प्रकट होता है, भाव आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं, वह सोते सोते उठ बैठा, यह बैठना क्रिया जो है अकस्मिता, अकस्मिता का भाव यहां अर्थ प्रकट होता है या भाव प्रकट होता है। हम देखा कि ये जो हमने जाता है, देना होगा, बैठा, मुझे गांव जाना पड़ा, उन्हें आवश्यकता थी जाने की तो पड़ा। यहां ये जो है वो सहायक क्रिया है। यहां सहायक क्रिया विशेष भाव, विशेष अर्थ व्यक्त करने के लिए जब वाक्य में ये सहायता देती है, तो स्थिति प्रकट करती है, तो उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। तो परीक्षा में अब इस पांचवा जो मतलब उदाहरण है, तो मैं परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि उपरयुक्त वाक्य मतलब नीचे दिए वाक्यों में सहायक क्रिया ढूंढकर उनका मूल रूप लिखो, ऐसा कहा जाता है। इसमें क्या करना है, उसका उत्तर कैसे लिखना है, तो पढ़ा, पढ़ना, सहायक क्रिया, ऐसा तुम्हें लिखना होगा। मतलब ये तुम्हें यहां से उठाया और उसका मूल रूप तुमने लिखा, तो तुम्हें ये दोनों लिखने से तुम्हें एक अंक प्राप्त हो सकता है। यहां पढ़ा से पढ़ना, सहायक क्रिया, ऐसे तुम्हें क्या करना है, लिखना है। मतलब जिस वाक्य में एक बात याद रखो, आसान बात है कि जब तुम्हें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछता है कि नीचे दिए वाक्यों में से सहायक क्रिया ढूंढकर लिखो, तो इतना ही लिखना है। अंत में जो होता है, जाता है, जाना, होगना, बैठा, बैठना, इतना ही लिखना है, आसान है। जो अंत में जो क्रिया है उसको लिखना है, हो गया, समाप्त। तो यहां ये सहायक क्रिया किसे कहते हैं, यहां ये टॉपिक खत्म हो जाता है। युग्म, उसके आगे हम देखते हैं शब्द युग्म। युग्म का अर्थ है जोड़ी, शब्दों की जोड़ी। युग्म की अर्थ क्या है, शब्दों की जोड़ी। जैसे आज तुम लॉकडाउन में हो, आज तुम घर में अध्ययन कर रहे हो, तो मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूं, क्या आपने खाना पीना खाया या नहीं खाया? अब क्या करते हैं, या मौजों मस्ती में ही आप घर में यही समय बिता रहे हो, या तुम खेलने कूदने में समय देते हो नहीं देते हो? घर वाले तुम्हें यही बताए होंगे कि बार बार तुमको यही लोग बता रहे होंगे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई बिढ़ाई करो, अरे यार खेलने कूदने में अपना समय दे दो, कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर दो, इनाम बिनाम जीतो, ऐसा घर वाले कहते होंगे। तो ये जो कहते हैं, तो ये देखो, खाना पीना खाती हो नहीं, मजा मस्ती करते हो नहीं, खेलने कूदने में समय देती ही नहीं, बार बार हम तुमको बता रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन करते नहीं, गाना बजाना सीखो या पेंटिंग वेंटिंग करो, इनाम बिनाम जीतो, अरे ये सब बातें करते हैं। तो ये जो हम शब्दों की जोड़ी देख रहे हैं, ये शब्द युग्म है। देखिए, जो दो शब्द एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द युग्म कहलाए जाते हैं। इसमें उदाहरण देखेंगे, सुबह 10 बजे हमारा खाना पीना हो जाता है। यहां खाना पीना, खेल कूद में हार जीत होती है, खेल कूद में हार जीत होती है, खाना पीना हो जाता। करामत अली ने बूढ़ी गाय कहा, बूढ़ी गाय है दूध बूध। दूसरा देखो, लॉकडाउन में शादी ब्याह कम हुए, गांव का बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। यहां जो शब्दों की जोड़ियां दिखाई देती है, इसमें देखो, पहला जो है दो शब्द है, मतलब अर्थपूर्ण है, खाना और पीना।
यहां हम देखते हैं कि दो शब्द है, लेकिन एक शब्द के विरुद्धार्थी शब्द है, हार जीत है। दूसरा शब्द देखो, ये देखो तीसरा, यहां एक शब्द अर्थपूर्ण है, लेकिन उद ये शब्द अर्थहीन है। देखो यहां ये जो शादी ब्याह दोनों शब्द पर्यायवाची है, मतलब शादी भी इसके लिए पर्याय ब्याह है। यहां देखो शब्द दो ही है, मतलब यही शब्द दोबारा हो गए, बच्चा बच्चा एक ही शब्द दोबारा आ जाता है। मतलब शब्द युग हम किसे कहेंगे, तो कभी कभी शब्द युग में दो अर्थपूर्ण शब्द आते हैं, कभी विरुद्धार्थी शब्द आते हैं, कभी एक अर्थ सार्थक और दूसरा निरर्थक आ जाता है, कभी पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, तो कभी एक ही शब्द बार बार आ जाता है। तो उसका उदाहरण हम देखेंगे। शब्द युग्म के जो अलग अलग प्रकार है उसके बारे में हम देखेंगे। यहां देखो कि शब्द युग्म में अनेक वर्ग में बांटा जा सकता है। तो पर्याय युग्म शब्द, पर्याय मतलब दूसरा शब्द, समानार्थी शब्द ऐसे कहेंगे तो भी चलेगा। देखो दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, शादी ब्याह, हंसी खुशी, पूजा पाठ, सीधा साधा, घूमना फिरना, जूता चप्पल, धन दौलत, ये शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। अरे तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, तुम जूता या चप्पल पहनो, जूता चप्पल पहन के आ जाओ। मतलब क्या है, पर्याय शब्द आते हैं, दोनों का अर्थ एक सा होता है। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, मतलब विरुद्धार्थी शब्द। यहां देखो आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, इधर उधर, ऊपर नीचे, जीवन मरण, ये शब्द क्या है, विलोम युग्म शब्द है। तो ऐसे शब्द भी परिच्छेदों में आते हैं, ढूंढकर तुम्हें लिखना जरूरी है। अब एक बात है कि ये शब्द, ये जो है यहां हर जगह हम तुम्हें दिखाई देता है कि योजक चिन्ह लगाए दिया है। इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। यानी दो शब्दों के बीच में जब योजक चिन्ह आ जाता है और पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, तो ये क्या है, शब्द युग्म है। आगे हम देखेंगे, आगे हम तीसरा देखेंगे, पुनरायुक्त। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, जैसे हमने पहला देखा था कि बच्चा बच्चा, जैसे घर घर, घर घर में यही बात दिखाई देती है। हम गांव गांव चले लेकिन कहीं पता नहीं चला, पल पल में हम क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो पुनरायुक्त मतलब पुनः वही शब्द आ जाता है। आगे देखते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक मतलब एक का अर्थ होता है, दूसरों का अर्थ नहीं होता। जैसे जात पात, जात का अर्थ है लेकिन पात का अर्थ नहीं।